इस लेक्चर में हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट की थी, जिसमें आपको बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। इसके बाद में हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एनएमआर स्पेक्ट्रम। इसमें फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोन इन मॉलिक्यूल गिव डिफरेंट सिग्नल्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रम। अलग अलग प्रकार के जो प्रोटॉन्स होते हैं किसी मॉलिक्यूल में, वह अलग अलग सिग्नल देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम एनएमआर स्पेक्ट्रम देखते हैं तो एक मॉलिक्यूल में जितने प्रकार के प्रोटॉन होते हैं उतने ही प्रकार के हमें एनएमआर सिग्नल्स मिलते हैं। Position of signals obtained in NMR spectrum shows the electronic environment around various type of protons. For example, electronic environment around hydrogen atom attached to aliphatic, aromatic, primary, secondary, tertiary carbon atom, oxygen और halogen atoms is different. इसका मतलब ये है कि NMR स्पेक्ट्रम में जो पोजीशन होती है सिग्नल्स की वो डिपेंड करती है कि प्रोटोन से जो कार्बन से अटैच्ड जो प्रोटोन है या जो प्रोटोन का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है उसका जो उसके चारों और किस प्रकार के ग्रुप से वो अटैच्ड है। स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल इनटू सेवरल पीक्स और द हाइपरफाइन स्ट्रक्चर शोज द नंबर ऑफ प्रोटोन्स इन द एडजेसेंट पोजीशन। अगर हम एनएमआर सिग्नल को देखेंगे तो किस प्रकार से हम इसको वो कर सकते हैं कि एनएमआर सिग्नल स्प्लिट इनटू n+1 पीक। अगर प्रोटोन के पास में अगर जैसे हम देखते हैं इथेन का मॉलिक्यूल देखते हैं CH3 तो इसमें हम देखते हैं कि एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं और इसके एक कार्बन जब दूसरे कार्बन से अटैच्ड है उसमें भी इन दोनों का जो एनवायरनमेंट है वो सिमिलर है। अगर हम n+1 पीक के द्वारा n+1 जो पीक्स आएंगी वो हम स्प्लिट होती हैं एनएमआर सिग्नल में और n+1। इसका मतलब अगर एक कार्बन से अटैच्ड जो कार्बन है उस पर अगर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं तो जो सिग्नल आएगा उसका आएगा n+1 मतलब 3+1 = 4। अगर CH2 है उसके नियर बाय तो उसके में सिग्नल आएंगे 3, क्योंकि n+1 मतलब 2+1 = 3 सिग्नल्स, हमें 3 सिग्नल्स प्राप्त होंगे। Signal obtained in NMR spectrum explain different sets of equivalent proton present in the molecule because proton having same electronic environment absorb same magnetic field strength. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज़ को समझाते हैं, जैसे इथेन का जो मॉलिक्यूल है देयर आर 6 हाइड्रोजन एटम और प्रोटोन एंड ऑल आर इक्विवेलेंट, देयरफॉर ओनली 1 एनएमआर सिग्नल विल बी ऑब्टेन। इसी प्रकार से हम देखते हैं बेंजीन का, साइक्लोब्यूटेन, डाइमिथाइल ईथर, एसीटोन, इसमें सारे जो प्रोटोन्स हैं ऑल प्रोटोन्स आर इक्विवेलेंट, देयरफॉर ओनली 1 एनएमआर सिग्नल इज ऑब्टेन्ड। तो वो ऑल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द जैसे प्रेजेंट इन इथेन, बेंजीन, साइक्लोब्यूटेन हैव सेम बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, दैट मीन्स दे हैव सेम एनवायरनमेंट। सच हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट प्रोटोन। इस प्रकार के जो हाइड्रोजन्स होते हैं उन्हें हम इक्विवेलेंट प्रोटोन कहते हैं। If more than one type of protons having different environment are present in a molecule, more than one type of signal will be obtained. अगर एक से ज़्यादा प्रकार के प्रोटोन हैं और उनका डिफरेंट एनवायरनमेंट है तो हम देखते हैं कि हमें एक से ज़्यादा सिग्नल प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 प्रकार के प्रोटोन पाए जाते हैं प्रोपेन में, इथाइल क्लोराइड में, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में, आइसोब्यूटीन में और पैराजाइलिन में, तो हमें इसमें 2 प्रकार के प्रोटोन पाए जा रहे हैं। इसका मतलब इसमें 2 प्रकार के सिग्नल्स प्राप्त होंगे। इसी प्रकार के से हम देखते हैं 3 टाइप ऑफ प्रोटोन्स आर प्रेजेंट इन एन प्रोपाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो इनमें इथाइल एल्कोहल, इन सब में 3 प्रकार के प्रोटोन्स पाए जाते हैं, तो हमें 3 प्रकार के सिग्नल प्राप्त होते हैं। अब जैसे हम इस फिगर में देख रहे हैं कि इसमें देख रहे हैं इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड एट अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। राइट साइड में जो एरो है वो शो कर रहा है कि इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, एंड इसके जस्ट अपोजिट है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एट फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड।
increasing shielding by extra nuclear electrons. Most organic hydrogen is found in this region. जैसे CH4 का जो बता रहे हैं कि जितने प्रकार के ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक हाइड्रोजन है वो इस रीजन में पाए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, वाई शुड द प्रोटोन न्यूक्लियाई इन डिफरेंट कंपाउंड्स बिहेव डिफरेंटली इन द NMR एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब ये है कि जैसे हम इस फिगर में देख रहे हैं, सेंटर में जो रेड है, रेड का मतलब वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन है और न्यूट्रॉन है। अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स इज अ चार्ज पार्टिकल। The electrons surrounding the proton in covalent compound and ions. Since electrons are charged particles, they move in response to the external magnetic field so as to generate a secondary field that opposes the much stronger applied field. The secondary field shields the nucleus from the applied field. So, ये जो applied magnetic field must be increased in order to achieve resonance. इस फिगर में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने आप रोटेट कर रहा है और जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन के द्वारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा रहा है। Now the chemical shift. Chemical shift का मतलब in NMR spectrum the number of signals give us information about different kind of proton present in the molecule. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि NMR स्पेक्ट्रम में जितने प्रकार के प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही प्रकार के सिग्नल्स आते हैं। Similarly, the position of the signal tells us what kind of protons they are. Whether they are aliphatic or aromatic, primary, secondary, tertiary or adjacent to halogen or oxygen or other atom or group. हमें NMR सिग्नल से सब पता लग जाता है कि ये एलिफेटिक मतलब जो सिग्नल के आधार पर हम ये पता लगा लेते हैं कि इसमें जो प्रोटॉन है उस वो एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है या वो एलोजन से जुड़ा हुआ है या ऑक्सीजन से या किसी और ग्रुप से। These different kind of protons have different electronic environment and it is this electronic environment that determine where a proton absorb in the NMR spectrum. जैसे अगर हमने जैसे भी पहले भी आपको बताया था when an atom is placed in outer magnetic field, जब एटम को हम आउटर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो अपनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल कम इन स्पिन स्टेट एंड प्रोड्यूस देयर मैग्नेटिक फील्ड। वो अपनी स्पिन स्टेट में आएगा और वो अपना मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। इट इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये है कि आउटर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब हम एटम को रखते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन आउटर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उसके अपने दूसरा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है जिसे हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। दिस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में रेनफोर्स द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और अपोज इट। If induced magnetic field reinforces the applied magnetic field, a small external field will be needed for flipping the spin of a proton. जो इस प्रकार के जो प्रोटॉन्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं डी शील्डिंग एंड द एब्जॉर्प्शन इज नोन एज डाउन फील्ड। और अब हम देखते हैं कि अपफील्ड और शील्डिंग का मतलब क्या होता है। इफ़ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोजेस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिक्वायर्ड टू फ्लिप द प्रोटोन। तो इस प्रकार के जो प्रोटोन होते हैं उनको हम कहते हैं शील्डिंग एंड द एब्जॉर्प्शन इज सेड टू बी अपफील्ड। This is shielding or de-shielding of a proton by electron makes a change in position of NMR signal in the spectrum. It is called chemical shift. तो question is what is chemical shift? इसका मतलब ये है कि जो shielding और de-shielding जो प्रोटॉन की है इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो अपनी पोजीशन जो चेंज होती है NMR सिग्नल में उसको हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। तो शील्डिंग और डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन मेक्स अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ NMR सिग्नल इन द स्पेक्ट्रम। इट इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट।
अब केमिकल शिफ्ट को हम देखें तो केमिकल शिफ्ट इज अफेक्टेड बाय इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बाय टू वेज. फर्स्ट वे इज इफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोजेस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देन इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड विल बी लेस देन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. इट इज कॉल्ड पॉजिटिव शील्डिंग एंड NMR सिग्नल इज शिफ्टेड टूवर्ड्स अप फील्ड. उसे हम बोलेंगे अप फील्ड और शील्डिंग. एंड सेकेंड इज इफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड reinforces the applied magnetic field, effective magnetic field will be more than applied magnetic field. It is called negative shielding or de-shielding and NMR signal are shifted towards down field. The location of an NMR signal in the spectrum relative to a reference signal from a standard compound added to the sample. Such a reference standard should be chemically unreactive. जो reference हम काम में लेते हैं वो chemically unreactive होना चाहिए and easily removed from the sample after the measurement. और measurement के बाद में वो sample में से easily remove हो जाना चाहिए. It should give a single sharp NMR signal that does not interfere with the resonance normally observed for organic compound. वो किसी भी प्रकार का NMR जो उसका सिग्नल है वो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. तो हम ज़्यादातर रेफरेंस की तरह जो काम में लेते हैं विच इज़ टेट्रामिथाइल साइलेन. The tetramethyl usually referred to as TMS meet all these characteristics and has become मतलब very important reference compound of choice for proton and carbon NMR. This operation gives a locator number called the chemical shift having units of parts per million and is designated by the symbol delta. अब प्रश्न उठता है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टेट्रामिथाइल साइलिन को रेफरेंस के जैसे क्यों काम में लेते हैं. टू डिटरमाइन द केमिकल शिफ्ट ऑफ डिफरेंट प्रोटोन इन अ मॉलिक्यूल अ कंपाउंड इज यूज्ड एज अ रेफरेंस. रेफरेंस किसे कहेंगे कि जो केमिकल शिफ्ट में जो इट इज़ जनरली टेट्रामिथाइल साइलिन को ही क्यों काम में लिया जाता है. बिकॉज फर्स्ट इज दिस कंपाउंड टेट्रामिथाइल साइलिन इज केमिकली इनर्ट. यह केमिकली इनर्ट है, मैग्नेटिकली आइसोट्रोपिक है. फर्स्ट इज केमिकली इनर्ट, सेकेंड इज मैग्नेटिकली आइसोट्रोपिक, थर्ड इज वॉलेटाइल इन नेचर एंड फोर्थ इज सॉल्यूबल इन कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. यह कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सॉल्यूबल हो जाता है एंड शोज अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन सिग्नल विच इज एट अप फील्ड इन कंपैरिजन टू ऑल टाइप ऑफ प्रोटोन सिंस मैक्सिमम शील्डिंग इज फाउंड इन इट्स ऑल इक्विवेलेंट प्रोटोन. इसीलिए टेट्रामिथाइल साइलिन को हम एक्सटर्नल रेफरेंस की तरह काम में लेते हैं.